हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2004 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 के पेपर का अध्ययन करेंगे। और जिसमें कि क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, तो इसलिए मैंने अलग से आंसर आपको एक्सप्लेन, मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी ही, और साथ में ही जो आपकी ऑफिशियल जो आंसर की होती है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो इसमें इंक्लूड है। सब कुछ एक्सप्लेन है इसमें, और उसके साथ ही साथ में मैं आपको क्वेश्चन कराती हुई चलूँगी। इसलिए मैंने ऐसा किया है कि जिससे कि आपको दो एक्सप्लेनेशन, एक तो जो मैं बताती हूँ वो भी मिले, और जो इसमें दिया हुआ है वो भी आप उसको देख लें और चीज़ों को आप रिकॉल कर लें, और एक आपके अंदर मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर गलत है तो किस तरह से है, इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए। आप चाहें तो आप उसको भी जा करके चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ क्या है? वसा, विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है, जो हमारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? विटामिन का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा डिटेल था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और टाइम भी थोड़ा कम लगे और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला है, हेरिंग, मैरकल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो वहाँ पर क्या पाया जाता है आपको? विटामिन ई। विटामिन ई मिलता है आपको किससे? हेरिंग, मैरकल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि विटामिन ई आपका किस चीज़ के लिए है, तो विटामिन ई की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या, फर्टिलिटी को क्या बढ़ाने वाला, इसकी कमी होती है तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, मेल या फीमेल दोनों में। ठीक है, और साथ ही साथ विटामिन ई जो है उसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो आपका गेहूँ, सोया, जो यहाँ जो ये तेल है, जो वनस्पतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जो ऑयल है, उसके अंदर विटामिन ई बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति भी आपके और साथ ही साथ में जंतु। ठीक है, तो उसमें क्या, विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? मैं इसको पहले ही बता चुकी हूँ, कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा? 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है, जिसमें से आपका है अनाज एवं ज्वार, बाजरा, गिरियाँ, तिलहन, दालें, फलियाँ, फल, सब्जियां, दूध और दूध से निर्मित सामग्री, अंडे, मांस, मछली व अन्य प्राणिज पदार्थ, वसा और तेल, मिर्च मसाले की बात अगर हम करें, शक्कर एवं अन्य स्टार्चयुक्त पदार्थ। तो मिर्च मसाले की बात करेंगे तो एम स्वामीनाथन में ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर डेली फूड गाइड के अनुसार कहा जाए तो 4 भागों में बांटा है, और हमारा ICMR के अनुसार कहा जाए तो ICMR के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है, और आपकी जो अमेरिकन वाला है उसके अनुसार 7 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से हम और सबसे पहले जो हमारे फूड ग्रुप है उनकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई? कैरोलीन हंट के द्वारा फूड ग्रुप्स की अनुशंसा की गई। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है किसका? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ पोषण का? कोई भी नहीं। तो किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। अच्छा, जो स्वास्थ्य की स्थिति जो है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक क्या होता है हमारा? सुपोषण, एक होता है कुपोषण। ठीक, आप देखेंगे सुपोषण और कुपोषण। तो सुपोषण जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें चमकीले बाल, कांतिमय आँखें, और क्या, तनी हुई मुद्रा, ये सब किसका? सुपोषण का लक्षण है, मतलब उत्साह होता है। और कुपोषण का क्या होता है? उसी का अपोजिट सारा कर देंगे तो कुपोषण। यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश की कि आपको जो कुपोषण है, इसको कुपोषण को 2 तरह से कुपोषण भी होगा। एक होता है अल्प, जो मतलब कि आपको किसी चीज़ का अल्प पोषण हो या अति पोषण हो जाए। ठीक है, तो अति पोषण में भी कुपोषण की स्थिति वहाँ पर होती है, और अल्प पोषण में भी आपको रोग की स्थिति मिलती है। तो दोनों इससे संबंधित है। ठीक, अगला है हमारा, दूध एवं दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, अंडा, दालें
चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि किसके स्रोत हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दूध एवं दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, तो ये सारे क्या, इसमें प्रोटीन की अधिकता है ना, तो शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ कौन सा है? हमारा प्रोटीन है। ठीक, तो यहाँ पर और ऊर्जा उत्पादक में अगर हम देखेंगे तो हमारे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट है। और उसके बाद सुरक्षात्मक की बात करें तो हम अपने विटामिन मिनरल्स को नहीं भूल सकते, और ये किसमें? हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितने कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है? तो ICMR के द्वारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था 1200 और 1500, पहले के हिसाब से 10 जो रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो ICMR ने जो दिया है, जो इस समय हमारा 2020 के अकॉर्डिंग, मैं आपको RDA बताती हूँ, 11-10, ठीक है, क्या है? 11-10, और फिर उसके बाद आपका 13-60। तो 11-10 किसका? 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब कैलोरी, और आपका 13-60 किसका है? 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इतनी ऊर्जा देने की बात कही गई है। और ऊर्जा को क्या EAR से इसके लिए यूज़ हो गया है आपका, ठीक है, कि एस्टिमेटेड एवरेज रिकमेंडेशन। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल द्वारा पकाने, उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना, उबालना और धीरे धीरे उबालना, उबालना, धीमी आंच पर पकाना, कोई भी नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या होता है? करेक्ट होता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होता है, उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर उबालना, मतलब बॉयलिंग है, सिमरिंग है और आपका स्ट्यूइंग। तो मतलब 3 प्रकार से जल द्वारा पकाया गया। तो जल द्वारा पकाने की विधि में धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर पकाना, उबालना भोजन पकाने से सबसे सरल विधि है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलने लगता है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में बताया है, और अगर सेल्सियस बताएगा तो 100 हो जाएगा। ओके, अगला है हमारा, नीचे बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अब अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वाष्प द्वारा पकाने की उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। मतलब नीचे क्या एक कंटेनर है, उसमें नीचे क्या यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर हमने अपना मटेरियल रख दिया, जैसे इस विधि से फरा है, इडली है, ये सारी चीज़ों को पकाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये बॉयल होता है और इसी से ये क्या है? पकता है, ठीक है। तो ये खाना खाने की कौन सी विधि है? ये प्रत्यक्ष विधि है खाना पकाने की। तो इस विधि में क्या होता है? ये विधि अच्छी तो बहुत होती है, बहुत ही सुपाच्य होता है इससे बना हुआ भोजन, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कमी हो जाती है कि पौष्टिक तत्व जो हैं वो क्या पानी में गिर करके क्या उन्हीं के साथ घुल जाते हैं, थोड़े से व्यर्थ हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों दोनों द्वारा प्राप्त क्या होता है आपका? तो यहाँ पर है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ दोनों के द्वारा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या क्या है हमारा प्राणिज में, और प्राणिज में तो जितने भी जो है आपके मीट प्रोडक्ट वो सारे आ जाएंगे, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वनस्पति में गेहूँ के अंकुर की बात उतना नहीं हो सकती, दालें हैं आपकी, सूखी सेम है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत? वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है, क्या होता है? सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन। तो भोज्य पदार्थ में अगर फूड अडल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा? कुपोषण की स्थिति जन्म लेगी। ओके, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने, वाष्प द्वारा, चिकनाई द्वारा या वायु द्वारा? तो भूनने तथा सेकने का प्रयोग वायु द्वारा पकाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे भूनते सेकते हैं, तो जैसे हमने कुछ भी मतलब कोई भी उसमें अलग से कोई भी फैट या वाटर उसमें इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ उसी पदार्थ को क्या आग के ऊपर रखें और क्या हो जाएगा? वो सेक जाएगा। तो अगर सेकने की बात हम करते हैं तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में हमारी चपाती भी आती है, हमारा भुट्टा हम लोग जो भूनते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला है, रेफ्रिजरेटर में शाकाणुओं की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है,
कोई भी नहीं रहती है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इससे नीचे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, विद रुक जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती है, वहीं पर रुक जाती है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, तो ये 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, तो अंडा है और आपका दूध है, तो इनके लिए जो सही समय है प्रिजर्व करने का, कि इसको आप कितने, जैसे अगर दूध है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा है आप 2 से 3 दिन, हाँ ठीक है, तो 2 से 3 दिन के लिए ही वो प्रिजर्व कर सकते हैं आप। सॉरी, अंडा और दूध नहीं, जैसे अगर मांस मछली की, सॉरी मीट प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी कि जैसे मछली है, मीट है, ये सारी चीज़ों को आप 2 से 3 दिन के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूध और अंडे को तो काफ़ी दिन के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? फलों को बोतलों की पर्याप्त रूप से गर्म करना, इसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल का मिलाना। तो ये इसमें संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, उसमें सांद्र गंधक अम्ल का मिलाना और सारी चीज़ें आवश्यक हैं। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबाकर फिर यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। तो क्या भंडार गृह में जब भी रखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या करेंगे, तेल युक्त वस्त्र रगड़ देंगे, जिससे क्या होगा, नमी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। स्ट्रॉबेरी तथा चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, जिसको हम सिट्रिक एसिड कहेंगे। फिर उसके बाद बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य, नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग होता है? तो अंचल अधिकारी, सहायक नर्स मिडवाइफ, पशु चिकित्सालय और पदाधिकारी। तो इसमें सहायक नर्स मिडवाइफ का क्या होता है, सहयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स, चेचक तथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका वायरस के द्वारा शिशुओं में फैलने वाला जो रोग है, तो ये मीजल्स भी होती है, जर्मन मीजल्स भी, चिकन पॉक्स तथा चेचक, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वायरस के द्वारा होती हैं और हवा के संक्रमण से ये फैलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, डिप्थीरिया की जब भी बात होगी तो गले में सफ़ेद, गले में जो झिल्ली होती है, झिल्ली की बात जहाँ हो जाएगी तो आप जान जाएंगे कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है, टॉक्सिन तथा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है, और फिर उसके बाद उपरोक्त सभी। तो जो डिप्थीरिया रोग है उसको कार्निक बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कौन सी, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है, या खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों में विशेषकर 3 से 5 साल की अवधि में, ये भी ध्यान देने वाला। परंतु इस रोग में वयस्कों को भी हो सकता है। इस रोग में गले में सफ़ेद झिल्ली बनकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देती है, तेज बुखार तथा हृदय या मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है उपरोक्त सभी। फिर कुष्ठ रोग के लक्षण हैं, संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियों का बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा कुष्ठ रोग है उसके लिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। संवेदना की अनुभूति कम हो जाती है, नाड़ियों क्या बढ़ जाती हैं, त्वचा के ऊपर बड़ी ग्रंथियां या फोड़े निकलने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया होता है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको PhD करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। फिर उसके बाद पशुओं को मनुष्य तक, हाँ, और कुनैन की गोली वाला ये रहता है ना, कुनैन और कमाक्विन आदि दवाएँ उपयोगी हैं, इसको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार और यूकाहा। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो क्या है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला रोग है। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जिससे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः प्रभावित होती है और यह रोग 100% घातक है। मनुष्य में यह रोग जानवर के काटने से होता है, जिसमें रेबीज जो विषाणु है उसका नाम क्या है, रेबीज है, इसलिए
इसलिए मैंने इसको पढ़ा। तो आप देख सकते हैं उसको क्या होता है, वैसे जो उसको पानी से भय हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य हैं, मतलब थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार देना, बिल्कुल सही। रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति, बिल्कुल सही। शरीर में प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, तीनों इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देनी चाहिए। जब प्रोटीन मतलब उच्च हो तो 50 से 100 ग्राम, 100 से 125, 200 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 100 से 125 ग्राम। अगला प्रश्न है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए। तो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के आहार में 2700 कैलोरी ऊर्जा का आहार देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मतलब कैलोरी बढ़ा देते हैं उस टाइम में। अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन, मैंने बताया आपको मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है, और कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, सिर्फ यहीं पर होता है। मस्तिष्क का तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाला ऊर्जा कहलाता है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशीय, उपकला ऊतक। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाला ऊर्जा मतलब ऊतक क्या कहलाता है, वो स्नायु ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थिपंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं हैं। सिर, धड़, अग्रांग, रक्तकण। तो अस्थिपंजर मतलब स्केलेटल सिस्टम जो है उसका कौन सा भाग नहीं है, रक्तकण इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सिर, धड़ और अग्रांग अस्थिपंजर के भाग हैं। मेरुदंड, कोष, पसलियाँ तथा उरोस्थी, खोपड़ी, धड़ की अस्थियाँ, हाथ पाँव की अस्थियाँ, कोई भी नहीं। तो मेरुदंड, कोष और पसलियाँ तथा उरोस्थी ये कहाँ की हैं हमारी, तो ये हमारी धड़ की अस्थियों के अंतर्गत आती है। अगला है हमारा, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। तो उसको क्या कहते हैं, पुट्ठे कहते हैं, मसल टोन कहते हैं, अल्ना टोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, मसल टोन के नाम से जानी जाती हैं। जो तत्परता है उसको क्या, मसल टोन के नाम से जाना जाता है। और पेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। वैसी पेशियां जो नितंब तथा मांसल भाग को बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं। ये प्रश्न आता है और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या, ट्राइसेप, बाइसेप, ग्लूटियन और हैमस्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्राइसेप। ओके। अगला है, वैसी पेशियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसके श्वसन के लिए ऊपर उठती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको इंटरकोस्टल कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल। अच्छा, इंटरकोस्टल क्या है, देखिए दिया है इसमें, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसमें श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह इंटरकोस्टल्स कहलाती हैं। इन पेशियों में स्वतः ही संकुचन निरंतर एक ही लय में जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलता है। ये हृदय पेशियां होती हैं जो कभी न थकने वाली होती हैं। ओके। अगला है, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। 50 लाख है आपकी, 50 करोड़ है, 5 लाख है, कोई नहीं। तो जो हमारी आरबीसीज हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आरबीसीज की संख्या होती है, इसकी संख्या आपकी होती है 50 लाख। ठीक है, तो कितनी संख्या होती है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 लाख होती है। यह अत्यंत छोटी तश्तरियाँ होती हैं जो दोनों तरफ से चिपकी होती हैं और इसमें क्या, केंद्रक नहीं होता है। ओके, इसमें केंद्रक नहीं होता है और इसमें आयरन तथा प्रोटीन से बने लाल पदार्थ हीमोग्लोबिन भरे होते हैं, जिसको हम लोग क्या, हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है। 8 सप्ताह ये अस्थिमज्जा में रहकर तिल्ली में नष्ट हो जाती हैं। ये नष्ट कहाँ होती हैं, तिल्ली में। ओके, कहाँ पे, आपके स्प्लीन में। ठीक है, तिल्ली में नष्ट हो जाती है और बचे हुए आयरन यकृत द्वारा नए आरबीसी बनाते हैं। ठीक है, तो बचे हुए जो आयरन है वो यकृत द्वारा नए आरबीसी बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहीं पे डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या है, तो लाल रक्त कणों के मतलब आकार की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी का
आकार बड़ा होता है, लेकिन ये संख्या में कम होती है। तो अगर 500 आरबीसी मतलब मैं बात करूं कि 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में 8000 से 10,000 तक डब्ल्यूबीसी होती है। कितनी? 8000 से 10,000, हज़ार की बात कर रही हूँ, लाख नहीं। ओके, 1 2 3 10,000 तक आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज होती हैं। और इनका क्या कार्य क्या है कि शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं का नाश करना। ऐसे समय वह तेजी से बढ़ते तथा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इससे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब वो जो प्रक्रिया जिसमें वो किल करते हैं, मतलब इनके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करूँ कि रक्त पट्टिकाएं, तो हम लोग प्लेटलेट्स को भी क्यों छोड़ेंगे? तो प्लेटलेट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्या है। सबसे ज़्यादा छोटे कण यही प्लेटलेट्स के होते हैं और प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में 3 लाख होते हैं। कितने? प्रति क्यूबिक मिलीलीटर में ये कितने होते हैं? 3 लाख होते हैं। तो आरबीसी की संख्या 50,000 और हमारे डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी हो गई है आपको? 8,000 से 10,000, या 5,000 से 10,000 भी ऑप्शन में आता है, तो वो भी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, और रक्त पट्टिकाओं की संख्या अगर पूछता है तो 3 लाख हो जाएगा। और इनका काम क्या है? थक्का जमाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको थ्रोम्बोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? प्लेटलेट्स को। तो अगला हमारा है, अब देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। रुधिर एक तरल माध्यम है जो शरीर में प्रवाहित होकर लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन अवधि 120 दिन का, देखिए इसका लाइफ स्पैन भी दिया हुआ है, 120 दिन का होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा या यकृत में होता है। ये देख लीजिएगा, जो भ्रूणीय अवस्था मतलब शुरू जो होती है, तो वहाँ पे उसका निर्माण कहाँ? प्लीहा तथा यकृत में होता है। ओके, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, पसीना निकलना। तो कुछ भी नहीं, चोट लगने पर रक्त को जमाना प्लेटलेट्स का काम होता है। अगला है, आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे क्या कहते हैं? तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, कोई नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? स्प्लीन, अर्थात कि उसको तिल्ली कहते हैं। ये कहाँ होती है? आमाशय के पीछे तथा उदर भाग के ऊपरी भाग के कोने में। ठीक है, अगला प्रश्न है, और रक्त जानते ही हैं कि रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 है ना। तो कैसा है? एसिडिक है कि बेस है? तो ये बेस है। हमारी जो आपकी जिससे कि हम नापते हैं अपनी पीएच स्केल को, तो वो कितनी होती है? 1 से लेकर के 14 तक होती है। 7 पे हमारा न्यूट्रल हो जाता है, इससे नीचे जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, इसके ऊपर बेस में हो जाती है। 7 में हमारा न्यूट्रल हो जाता है। वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कौन है भाई? ये पाचन तंत्र है। हमारा पाचन तंत्र है, भोजन को मतलब पचाने का काम, अवशोषण का काम, ये सारा काम किसका? हमारे पाचन तंत्र का है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो 6 महीने से 2 वर्ष के बच्चों के बीच अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है? ये हमारे 20 होती है। और प्रश्न बार बार पूछा गया है और आपका आंसर भी बार बार वही देना है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट पर लटका रहता है, उसका उदर पट के नीचे होता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इन्होंने क्लू दे दिया है वो क्या है कि सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यहाँ 1.5 किलोग्राम की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है हमारी? ये हमारी यकृत है। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछ ले तो हम लोग अग्नाशय का नाम देंगे, है। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछता है सबसे बड़ी, तो फिर वहाँ पे मिश्रित ग्रंथि में आपका अग्नाशय आ जाता है। ठीक है, एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है वो क्या है? पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है। तो एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। तो वो कौन सा एंजाइम है? टाइलिन नामक एंजाइम जो स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। ये भी एक प्रकार की शर्करा है। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र में कौन में से कौन गलत है? तो नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली है आपकी, श्वसनी है, फेफड़े हैं और उपरोक्त सभी।
श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग नाक, कंठ, श्वास नली, श्वसनी और फुफ्फुस हैं। श्वसनी और फेफड़े और ग्रसनी कंठ नहीं है। क्या क्या है? नाक है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनी है, फुफ्फुस है, मतलब फेफड़े हैं। तो फेफड़े और ग्रसनी कंठ नहीं होते, समझे आप? तो ये है आपके जो कि आपके श्वास नली के आपके श्वसन तंत्र के जो अंग हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कौन गलत है? उपरोक्त सभी गलत है। ठीक। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो 18 बार। इस प्रश्न को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कितनी होती है, 18 बार होती है। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया, लकवा, बेरी या फिर अनीमिया। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि शरीर को मतलब जो हमारे ऊतक हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो क्या होता है, अंगों को सुचारू रूप से रखने के अतिरिक्त कृत्रिम तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था करके अंगों को पुनः कार्य करने के युक्त बनाया जाता है। मतलब वही एस्फिक्सिया कि जब मतलब हमारा शरीर इस कंडीशन में नहीं होता कि वो अपने आप श्वसन कर पाए तो कृत्रिम रूप से उनको श्वसन कराया जाता है। माइक्रोवेव, ओपन कुकर, वैक्यूम क्लीनर, कार्य सरलीकरण के पुराने सामान, नए क्रांतिकारी सामान, गृहिणी को पीटने का सामान, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? हमारे नए क्रांतिकारी सामान हैं। अगला है हमारा, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं हैं? फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली तथा शादी विवाह के समय झंडियां बनाना, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, रंग बिरंगे कागज फूल पत्तियों से सजाना। तो कोई घर में भेड़ बकरी रख करके कौन सी गृह सज्जा करेगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो जो सजावटी नमूना होता है उसमें कौन से भाग को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाते हैं? हम सबसे ज़्यादा ऊपर वाले भाग को सुंदर बनाते हैं, जिससे कि क्या वो सुंदर दिखे। ओके। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला तथा आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर किसी भी तरह नहीं। तो पर्दा कैसा लगाना चाहिए? मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रकाश भी ना आए और हवा भी अंदर आती रहे। अगला प्रश्न है, समय थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होता है? समय व्यवस्थापन मतलब हमारा टाइम मैनेजमेंट, उसकी योजना के सफल होने से क्या हो जाता है? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक परिवार लक्ष्य की मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें कैसी पॉजिटिव ही होंगी। अगला है हमारा, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है? तो क्या है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ये हमारी जो फ्रिज है उसी से ऐसा होता है, रेफ्रिजरेटर से। और इसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? इसमें फ़ियान 12 नामक गैस भरी हुई होती है। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रहित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति कल्याण कर सकते हैं। कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही सबका कल्याण कर सकते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, सामुदायिक संस्थान उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है? भारतीय रेड क्रॉस समाज, भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एंड हिंद कुष्ठ निवारण, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्वयंसेवी सरकार की ओर से इनको क्या पर्याप्त फंड मिलता है। पर्यावरण के अजैविक घटक, अच्छा जैविक घटक और अजैविक घटक, वायु जैविक है, जल जैविक है, स्थल जैविक है, नहीं ना, ये भी अजैविक, ये भी अजैविक और ये भी। तो पर्यावरण के हमारे 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा कौन सा है? अजैविक घटक। ठीक है। तो फिर अब हम इनमें से सभी उसके अंतर्गत आ जाएगा, इनमें से सभी। और जैविक घटक के अंतर हमारे उत्पादक, उपभोक्ता, ये सारे आ जाते हैं हमारे जैविक घटक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुआ? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ओजोन है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है, क्या हमारी प्राण वायु जो है वो वायु में जो हमारी ऑक्सीजन है इसी के कारण सारा विकास हो पाया। जैसे हम लोग स्वपोषी अपना खाना
सॉरी क्या प्रश्न था हमारा? कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई? तो स्वपोषियों के विकास का कारण कौन सी हुई? ऑक्सीजन गैस स्वपोषियों के विकास का कारण हुई, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कितने मात्रा में, हमारे 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में, और जल चक्र के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। भारत में वायु में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा है। तो सीधा सीधा अगर हम कहें कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो पेड़ पौधे जो स्वपोषी हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। तो इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? पराबैंगनी किरणें, उक्त किरणें, ऊष्मा, ऊपरी सभी। तो हम जानते हैं ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैव या निम्नीकरणीय, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक। तो ये क्या है हमारे यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका प्लास्टिक जैव पर निम्नीकरणीय प्रकार का अपशिष्ट है। ठीक है, कौन सा? आपका जैव पर निम्नीकरणीय प्रकार का अवशिष्ट है। यह जैविक प्लास्टिक का एक रूप है। जैव प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह हो रहा है, जैसे पैकेजिंग, कैटरिंग तथा डिस्पोजेबल आदि के लिए किया जाता है। तो प्लास्टिक कैसा है? जैव या निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसलिए मैं आंसर साथ में लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप लोग बार बार हमको कहते हैं, तो आपके पास टाइम भी नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन आपके सामने है। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया। तो तूतिया क्या है हमारा? तो तूतिया जो है हमारा उदाहक विष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है उदाहक विष। तो इसको देख लें कि वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे उदाहक विष कहलाते हैं। तूतिया को नीला थोथा भी कहा जाता है। तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। वमन कराने उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए और केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो जो कार्बोनिक अम्ल का पान करने पर रोगी, मतलब अगर कार्बोनिक अम्ल उसने क्या कर लिया है, खा लिया है, तो उस समय मतलब जहर है एक तरह का, तो उस समय क्या करना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। उनको क्या पिलाना चाहिए? चूने का पानी तथा अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। कार्बोनिक अम्ल को फिनॉल भी कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल का आविष्कार रुंगे द्वारा 1834 ईस्वी में किया गया। आज फिनॉल का व्यापारिक निर्माण अलग तरह तथा बेंजीन से होता है। अगला है हमारा रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो उसको स्थिर होने के लिए किसका प्रयोग? खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हड्डियां इधर उधर न जाएं। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं अव्यवस्थित किसी में। तो ये सारी निगेटिव बातें हैं। तो नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से हमारा मानसिक शारीरिक सारे विकास जो हैं वो नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होते हैं। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो बालक कब रहता है अपने घर पर? तो बालक हमारा शैशवावस्था में अपने घर पर रहता है, आपका 0 to 2 ईयर। ठीक है, तो शैशवावस्था में क्या करता है? वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अपने माता पिता, भाई बहनों, पड़ोस के लोग, मतलब जो उसके पास में रहते हैं, उन्हीं का अनुकरण करके बच्चा सीखता है। बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? अस्थायी दांत निकलने की सही उम्र क्या है? तो बच्चों के अस्थायी दांत जो हैं वो आपके 6 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष के बाद निकलने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब 5 से 6 वर्ष की, ये 2 बार ये ऑप्शन हो गया है,
गलती से यहाँ पर 6 वर्ष रहेगा, ठीक है। 6 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। जब वो आपके अस्थायी दांत टूटेंगे तभी तो स्थायी दांत निकलेंगे। अगला है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु काल को कहते हैं, क्या कहते हैं? 12 से 18 की बात कर रहा है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था। किशोरावस्था, इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। नहीं सोचें आप 12 से 18 में युवा हो गए तो मैं युवावस्था हो गई, नहीं, तो वो किशोरावस्था के अंतर्गत है। इसके बाद की अवस्था आपकी युवावस्था की आती है। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान: पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि गृह विज्ञान का योगदान आपको परिवार कल्याण में भी, स्त्री शिक्षा, बाल शिक्षा की बात अगर करें इसमें भी, और यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम 1990 में बना, ठीक है। पारित अधिनियम था, जबकि जनवरी 2092 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। महिला आयोग की स्थापना अगर पूछ लेगा तब ये हो जाएगा 1992। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति? तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। और ये आपके भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया। इस भाग में कहा गया कि राज्य में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों एवं बच्चों और की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कब और कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? कब सर्वप्रथम स्कूलों में? सन 1948 में आगरा में, सन 1948 में मद्रास में, सन 1920 में कलकत्ता में, और सन 1955 में पटना में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि आपका यहाँ मद्रास में, सन 1948 मद्रास में, ठीक। सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाने की बात कहाँ की गई? सन 1948 मद्रास में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान के शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, राष्ट्रीय राजेंद्र जो भी है उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना, राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा। तो ये जो बड़ौदा गुजरात है, यहाँ उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान की शिक्षा की बात की गई है। और यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा इस चीज़ को, सर्वप्रथम स्कूल की बात करेगा तो स्कूल की बात करेगा तो साउथ में हमारा क्या हो जाएगा? मद्रास में हो जाएगा आपका, ठीक है। मद्रास में 1948 में मद्रास में आ जाएगा। जब उच्च विद्यालय में बात करेगा तो यहाँ पर हमारा महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात उत्तर हो जाता है। फिर उसके बाद किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो हमारे डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने प्रथम बार गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अगला क्या है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन के पद पर रहे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, ठीक है। तो इससे दोनों के क्या हैं, एक ही सेम आपके आंसर हैं कि डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, उन्होंने पहली बार पीएचडी भी की थी और पहली बार डीन के पद पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी? तो पूसा समस्तीपुर, ओके। अगला है हमारा, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई, दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाने का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरफ से काम हो। ये नहीं सिर्फ सरकार की तरफ से काम हो रहा है और स्वयं से संस्थाएं या खुद हम लोग जो आम जनता है अगर वो उसमें अगर भागीदारी नहीं करती तो कोई भी कार्यक्रम क्या होता है, सफल नहीं हो पाता है। गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने का विज्ञान। तो अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला है गृह विज्ञान का अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या है? प्रतिपादन है।
अगला है संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? प्रदर्शनी का आयोजन। जैसे कोई यंत्र है, अगर हम उसको क्या करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, लोगों को समझा रहे हैं, हम उससे बता रहे हैं कि हम जैम जेली कैसे बनाएंगे, या फिर कोई यंत्र है उसको हमने, मान लीजिए कोई नया हमने रोटी मेकर लेकर के आए, अब हम एक एक व्यक्ति को जा करके बताएंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर हम एग्जीबिशन लगा करके, एग्जीबिशन में हम लोग देखते हैं ना, जब जाते हैं एग्जीबिशंस में भी, तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कटर्स होते हैं, चॉपर्स होते हैं, तो उसको एक लोग क्या बताते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक लोग देखते हैं कि 2-4 औरतें देख रही हैं और भी आ जाती हैं, तो एक साथ एक बार में बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाती है। अगला है हमारा वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है। ये किसकी उक्ति है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि ये किन्स की है। क्या? वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ये बचत के बारे में कह रहे हैं। और एंजल्स महोदय जो हैं, महोदया, उन्होंने क्या बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा है, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट। बालोपहार योजना तथा बाल विकास फंड योजना, ये जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, और ये दोनों के अंतर्गत आती हैं। बैंक के खातों के प्रकार, बचत खाता, निश्चित अवधि खाता, चालू, बिल्कुल बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट, फिर उसके निश्चित अवधि प्रोविडेंट मतलब जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, चालू खाता, करंट अकाउंट, और इनमें से सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। घी मक्खन, जैसे प्रश्न आ जाता है बैंक कैसी संस्था है, तो हम ये नहीं लिख देंगे सरकारी संस्था है। बैंक डाकखाना एक व्यावसायिक संस्था है, हमेशा याद रखेंगे, व्यावसायिक संस्था। घी मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन तथा उत्पाद प्रमाणन चिन्ह होते हैं। बार बार मैं बताती हूँ, मसालों की जब बात हो जाएगा तुरंत आप लोग क्या वहाँ पर किया करिए, एगमार्क मसाला, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि जो कृषि संबंधी चीज़ें हैं उन पर जो प्रमाणन चिन्ह होता है वो किसका? एगमार्क का लगाया जाता है। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 के तहत लागू हुआ, जो 1986 ईस्वी में संशोधित की गई। ओके, तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप याद करके अपने प्रश्न को, अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? ये डी वुड्स थॉमस की, एस्थर फ्रिचू बैटन की, C.A. वेस्टोन की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी वुड्स थॉमस की। निर्णय करने में उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है, ठीक है। जब भी हम कोई निर्णय करते हैं तो अपने जो हमारे अपेक्षित जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्त करने के लिए ही तो निर्णय करते हैं, जिससे कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएँ, ठीक है। तो डी वुड्स थॉमस उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, सामुदायिक प्रभाव के नियामक हैं। तो जो समानुपातिक प्रभाव मतलब समान अनुपात हो जिसका, केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रेखा दूरी तथा माप, ये सारी चीज़ें क्या किसी चीज़ में अनुपात लेकर के आती हैं। अगला है, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान साबुन का चूर्ण मतलब विरंजक चूर्ण का प्रयोग अच्छा होता है, श्रेयकर होता है, खराब होता है, कोई भी नहीं। तो जो सर्फ का प्रयोग होता है वो टिकिया से बेहतर होता है, क्योंकि वो अंदर रेशे में पेनिट्रेट हो जाता है और गंदगी को बाहर निकाल देता है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, ठीक है। 6 से 12 6 से 12 की अगर हम बात करें तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे, जैसे ये आपका ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपका बाल्यावस्था दिया ही हुआ है, लेकिन अगर जैसे दे देता कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो ये जो है हमारी ये कौन सी, ये आपका उत्तर बाल्यावस्था का समय है। ओके, तो ये 2 तरह की होती है ना, तो पहले वाली तो ये बाल्यावस्था जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की है। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा। तो यौन परिपक्वता भाई कब होगी? ये हमारी, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये हमारी कहाँ, किशोरावस्था, जिसको हम लोग प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो ये किशोरावस्था का समय है। जैसे 12 से लेकर के जिसको 13 से लेकर के 18 वर्ष का जो समय होता है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो उस समय 1/4 होती है।
अगला प्रश्न है, शिशु पालन की समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से, आंकड़ों के आहारों एवं आहारों से, साधनों एवं आंकड़ों से, किसी से नहीं। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो शिशु पालन की सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध क्या है, विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे विभिन्न साधन एवं संस्थाएं मतलब जिसके द्वारा बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, परिवार है उसका। तो जो संस्था क्या है, परिवार है, परिवार भी तो हमारी संस्था ही है ना। तो ये क्या है, तो इसी के अंतर्गत ये आएगा विभिन्न साधनों एवं आपकी संस्थाओं से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सामाजिक, कभी कभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, तो आप इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, मतलब स्तर समाज में बांट देना। तो भाई स्तर कौन बांट देता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कौन है, जाति। जाति कौन है, जाति जो कभी नहीं जाती वो क्या है, जाति है। ठीक, तो अगला क्या है, किस अवस्था में बालकों की विद्यालयी अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो कौन सी अवस्था है जब बालक की विद्यालय की अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो ये क्या है, हमारी 11 से 12 वर्ष की अवस्था है। ये परिवार से ज़्यादा बच्चे क्या इसमें जो इसको हम लोग गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहते हैं ना, ये सारी, तो उनकी क्रियाकलाप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों को किस चीज़ से होता है, प्रार्थना गीत से, फिल्मी गाने से, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। तो किससे हो जाएगा, प्रार्थना गीत के साथ होता है। जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे एक साथ मिलकर एक छत के नीचे रहकर एक रसोई में खाना पकाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा परिवार है। तो भाई वो हमारा संयुक्त परिवार है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, संयुक्त परिवार। जो मतलब जहाँ पति पत्नी बच्चे मात्र एक ही छत के नीचे, एक संयुक्त रसोई है, सब कुछ एक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। और इसमें जो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या दी हुई है वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि व्याख्या में गलती से हमें लगता है कि उन्होंने 3 प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत करके आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेंगे। ओके, वह किसका कथन है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ये किसने कहा है, तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास के अवसर कम प्राप्त होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार इन्होंने कहा कि जैसे मतलब क्योंकि सारे लोग, बहुत सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे भी क्या होता है, दाम्पत्य जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, रेखाओं, आकार, रंग, बनावट, इन सारी चीज़ें। अच्छा, रेखा मतलब लाइन है, शेप है, कलर है, टेक्सचर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, तो ये कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, कटाई के सिद्धांत का सहारा, ढाके। तो ये पहली बात तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं मतलब सिद्धांत का प्रयोग करके, मतलब इन सीधे सिद्धांतों के आधार पर ही हम अपने एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं। तो जो कला के मूलभूत सिद्धांत है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या है, सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं को विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं भूमिगत विन्यास कहलाते हैं। ठीक, तो ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं, हमारे भूमिगत विन्यास कहलाते हैं। इसमें जो है नमूनों के रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि सुंदरता प्रकट हो सके। अगला है, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है किससे, उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं। तो जो परिधान का रंग, रूप और आकार जो है वो किससे आपका हो जाता है, तो ये होता है आपका उचित तथा अच्छे अनुपात से। जैसे प्रोपोर्शन अच्छा रहेगा तो रंग, रूप, आकार परिधान का बहुत ही बढ़िया खिलेगा। ठीक है, तो जो ये परिधान का जो अनुपात होता है, जैसे कि आपका नेक लाइन है, वेस्ट है, ये नीचे का जो पोर्शन है, ये आपके अनुपात के। जब संतुलन की बात करते हैं तो ये आपके कपड़े के दोनों साइड का जो बैलेंस होता है एक तरह का, तो वहाँ पर आप संतुलन से मतलब उसका निकालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
किसके लिए परिधान रचना के रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्त स्तरीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण, पुनरावृत्त स्तरीकरण, ठीक है, स्तर यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, लय तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या स्तर होंगे तो क्या होगा, रिदम उत्पन्न होगा, पुनरावृत्त होगी तो रिदम उत्पन्न होगा, ठीक है। तो एक रूपता मतलब लय जो आती है वो है, और ये कला का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है, हम अपने वस्त्रों का मूल्यांकन, परिधान का मूल्यांकन करते हैं। चूषण विधि के द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों को किया जाता है, तो भारी वस्त्रों को, ठीक है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर वगैरह है, अवशोषक, विलायक, इस तरह से ये जो है आपका ये आपकी चूषण विधि के अंतर, जो चूषण का सिद्धांत है, ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो चूषण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। अब इसमें अवशोषक की बात कर रहा है, विलायक की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, हम यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं। कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के। तो भाई गृहिणी ही कपड़ों की देखरेख का कार्य करेंगी। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है, ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्संरक्षण, मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है अनुचित ढंग से प्रयोग में। ये तो सारी अच्छी बातें हो गई, यही एक बुरी बात है कि किसी चीज़ को हम अनुचित ढंग से प्रयोग में लाएंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ कैसी होगी, वो क्या अपने आप ही क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर प्राकृतिक तंतु है कपास, पॉलिएस्टर, रेयान, नायलॉन। तो हम सभी जानते हैं प्राकृतिक तंतु क्या है, कपास है। प्राकृतिक में भी ये कौन सा है, हमारा वानस्पतिक तंतु के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती, क्या लगते हैं, फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर नमी है तो वहाँ पर क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक स्थायी, दूसरी अस्थायी कठोरता, ठीक है। फिर अगला है चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, तो जो हमारे चाय के धब्बे हैं वो वनस्पतिक वर्ग में आते हैं। चाय की पत्ती होती है ना, तो पत्तियों से निकाला जाता है, इसीलिए ये वनस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। प्राणिज रेशा, नारियल, रेशम, लिनन, सन। तो प्राणिज रेशा मतलब कि एनिमल फाइबर, आपका एनिमल फाइबर के अंतर्गत क्या आएगा, हमारा सिल्क आएगा, जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है। इसमें 95% फाइब्रिन तथा 5% सेरेसिन नामक गोंद होती है। और जो ये सिल्क है, सिल्क हमारी कैसे, जो सिल्क के बारे में कुछ और बताना चाह रही थी मैं कि आपको, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रोसेस है पूरा सिल्क का, लेकिन अभी इस टाइम नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं सिल्क के बारे में। विनाइडोल क्लोराइड्स किस से बनता है, किससे, डेक्रोन, नायलॉन, टेरिलीन, आर्लान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, टेरिलीन, ठीक है। तो टेरिलीन से बनता है, टेरिलीन बनता है विनाइल क्लोराइड से, ओके। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है, तो मैंने आज ही आपको एक उसमें बताया है, तो मैं बता देती हूँ। उच्च तनाव सामर्थ्य, अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं, सही बात है। इसमें यह नमी को जल्दी सोखता है और शोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक, सही बात। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 तथा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत क्या है, तो इसमें गलत यह है कि इसका विशिष्ट घनत्व 2.5 जी नहीं, 2.5 नहीं, बल्कि कितना होता है इसका विशिष्ट घनत्व। इसका विशिष्ट घनत्व आज मैंने आपको बताया है कि इसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो आप 2.5 है आपका विशिष्ट घनत्व। कितना सिल्क का कितना होता है, 1.25 होता है, 2.5 नहीं होता है। अगर विशिष्ट घनत्व की बात करूँ तो मैंने आज ही टेक्सटाइल का वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे आपके जितने हैं, आपके कपास, फ्लैक्स, सिल्क, वूल, सभी का मैंने घनत्व बता दिया है, तो आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज मैंने टेक्सटाइल की वीडियो डाली है जिसमें आपके सारे टेक्सटाइल के इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में मैंने देखा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ से पूछे गए हैं वहाँ से मैंने बनाया। इसके बाद मैं कल आपको एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें आपको करघा, वीविंग, ये सारी चीज़ें, विरंजक के बारे में यहाँ सब भी बता दूंगी। अगला है आपका
धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। कौन सा? हल्का दाब डालकर धुलना, चूषण विधि द्वारा, मशीन द्वारा, पटक कर। तो पटक कर वस्त्रों को नहीं धुलते हैं, जिससे कि उससे क्या होता है कि उसके जो रेशे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। चिकनाई अवशोषण विधि में प्रयुक्त नहीं होता। चिकनाई अवशोषण विधि में। अच्छा, फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी, हाँ होती है। पाउडर ऑफ मैग्नीशिया होता है। मूंग का आटा होता है। पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोल नहीं होता हमारा ये अवशोषक विधि के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि विलायक विधि जो है हमारी, उसमें पेट्रोल, बेंजीन, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज एवं फ्रॉक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, जीवन शैली से मेल खाती हुई। ये नहीं जिस तरह, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर की तरह कपड़े वेयर करूँगी, कोई एयर हॉस्टेस है तो उस तरह से कपड़े पहनेगा, ठीक है, कोई मॉडल है तो उसका ड्रेस अलग है, कोई डॉक्टर है तो उसका ड्रेस अलग है, ठीक है। तो वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो कि हमारी जीवन शैली से मेल खाते हुए हों। एक तंतुक रेशा, नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। जब भी एक तंतुक रेशा की बात आए तो हम आंसर कर देंगे रेशम पर, ठीक है। देखिए एक बार ऐसा वस्त्रों का राजा किसको? रेशम को कहा जाता है, ठीक है। रेशमी वस्त्र, तो वस्त्रों की रानी यहाँ पर रेशम हो जाएगा और वस्त्रों का राजा कॉटन हो जाएगा, ठीक है। प्लेकेट्स किसे कहते हैं? सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। तो जो बटन की पट्टी होती है उसको हम प्लेकेट्स के नाम से जानते हैं। जो फ्रॉक में पीछे जहाँ पर आपका बटन होल बना हुआ होता है वहाँ पर वहीं पे लगाई जाती है। कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है? नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, क्यूप्रामोनियम, हेम्प। तो हेम्प जो है वो मानवीकृत नहीं बल्कि प्राकृतिक रेशा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम जो है ये हमारा प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक रेशे में भी कौन सा? एनिमल फाइबर है भाई। इसको याद किए रहिएगा, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था रेशम का जन्म। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयोग, ड्राई क्लीनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है तो उसमें पेट्रोल। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपका बेंजीन है, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील क्या है? पेट्रोल होता है, ठीक है। और इसी में हमारा वसा भी घुलनशील होता है। डाइटिशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। गृह विज्ञान के स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण के स्नातक, गृह अभियंत्रण डिप्लोमा की छात्राएं, भौतिकी स्नातक। तो ये भाई डाइटिशियन वगैरह का कौन ये प्राप्त करेगा? गृह विज्ञान स्नातक की छात्राएं। फिर उसके बाद महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी हुई है 1928 में, ठीक, 1928 में हुई है। और इसका द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तो आप बताइए कि इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसको आप ज़रा सा देखिए, मैंने आपको इसको बताया है। व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, 1-2। व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के रूप में लाया जाता है मिलकर और व्यक्तिगत पत्र लिखकर। तो यहाँ पर एक पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आंसर होता है। अगला है हमारा एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है, वो क्या है? लक्ष्य, संचार, मूल्यांकन, कोई भी नहीं। तो जो संचार है वो क्या है? उसका उद्देश्य मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, नई नई बातें लेकर के लोगों के मतलब जो विचार हैं उनको नई नई जानकारी देना, जिससे कि उनकी सोच में परिवर्तन आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और उसके बाद मैं कल टेक्सटाइल का वीडियो और साथ में ही एक PYQ भी लेकर के आऊँगी। ओके, तो बाय।